प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर जो कि विगत वर्षों में कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यदि आप लेक्चरर, अल्टी, ग्रुप सी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इन प्रश्नों का आप आने वाली परीक्षाओं में आसानी से उपयोग कर सकें और किसी भी एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करके अपनी मंजिल को पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 41, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा चिनाब। तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, उसकी सबसे बड़ी जल विद्युत योजना स्थापित है। तो अब तो यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी जल विद्युत योजना चिनाब नदी पर है और इस पर एक और जल विद्युत योजना बन रही है जो कि 624 मेगावाट की है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? आप जानते हैं लुधियाना पंजाब में आता है, कोटा राजस्थान में, इंदौर मध्य प्रदेश में और कोची केरल में। तो कौन सा ऐसा देशांतर है जो इन 4 शहरों के निकट से गुजरता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 76 डिग्री पूर्व, यानी 76 डिग्री पूर्वी देशांतर इन 4 शहरों के निकट से गुजरता है। थोड़ा सा जान लेते हैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में। वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ हैं, इस प्रकार से, या पश्चिम से पूर्व आप कह सकते हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं और इनकी संख्या कितने हैं? 180। और 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल 180 अक्षांश हैं जो कि इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचे गए हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं, यानी इस प्रकार से जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचे गए हैं ऐसे करके, इन्हें कहते हैं देशांतर और इनकी संख्या है 360 यानी 360। और यदि 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, तो ग्रीनविच से पूर्व की तरफ इंडिया है और इसीलिए इसका ऑप्शन सी 76 डिग्री पूर्वी देशांतर आ रहा है। इसके लिए आपको भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार पढ़ना पड़ेगा कि भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है। इससे आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत के मध्य से 29 अक्षांश गुजरते हैं, 29 देशांतर गुजरते हैं, तब जाके 76 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो इन शहरों के निकट से गुजरता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश यानी लेटीट्यूड 180 है और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 360 है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा को कहते हैं, जहाँ से कि पूरी दुनिया का टाइम जोन फिक्स किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनघनत्व है, यानी इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी है। समान जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 2 राज्यों का जनघनत्व समान है जो कि 189 है, यानी 189 तो इक्वल है। अभी जनगणना 2011 के आंकड़े ही हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि
अगली जनगणना 2021 में होगी, तब तक हमें इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि एवं सिंचाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 के मध्य। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वें नंबर की वर्ष 2012 से 2017 के बीच थी। उसके बाद 2015 में नीति आयोग आया और अब जो है नीति आयोग कार्य कर रहा है। नीति आयोग के लिए 15-15 सालों की योजना तैयार की जाती है, जैसे कि आजकल 2021 से 2035 के लिए यानी 15 साल का खाका तैयार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई। आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन्हें 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता था, लेकिन अब इनकी जगह नीति आयोग आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है। यहाँ पे लिखा है नहीं है, कई बार है प्रश्न में पूछा जाता है कि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना यह स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है। बाकी निर्यात, आयात, घरेलू व्यापार यह इसके कार्य हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ध्यान में रखिए, इस प्रकार के प्रश्न पुनः पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूछा गया है 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यह पुराना पेपर है, तो पूछा गया कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई.वी. रेड्डी। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल था 2015 से 2020। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यदि प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो प्रथम वित्त आयोग बना था 1951 में, यानी 1951 में प्रथम वित्त आयोग बना। और इसका उद्देश्य होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। जो कर का बंटवारा करता है, यानी जो टैक्स है, उस वित्त का बंटवारा कैसे किया जाए, इसको परिभाषित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है। वर्तमान में जो वित्त आयोग गठित किया गया है वह 15वां वित्त आयोग गठित हो चुका है, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 होगा। और इसके अध्यक्ष होंगे एन.के. सिंह, जो भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य थे। तो एन.के. सिंह इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि 15वां वित्त आयोग होगा। और यदि थोड़ा सा देख लें तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, वित्त आयोग का जो गठन होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 180 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है और एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसके अतिरिक्त 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। और जो वित्त आयोग होता है इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं या थे वाई.वी. रेड्डी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं एन.के. सिंह, जो होगा 2020 से 2025 के मध्य। प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था 1951 में और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा। और ये कर का बंटवारा करता है राज्य और केंद्र के मध्य, वित्त का बंटवारा और उसकी परिभाषा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के लिए दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? यानी भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और जवाब होगा चतुर्थ। तो जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों के दिए सीटों का निर्धारण किया गया है। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं।
और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों की सीटों का निर्धारण किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीट हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीट हैं, तो किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी इसका उल्लेख है संविधान की चौथी अनुसूची में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें दिया गया है। और यदि दूसरी की बात करें, दूसरी अनुसूची की अगर बात करें, तो राज्यसभा या राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों के बारे में और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय में किया गया है। तृतीय की यदि हम बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। तो जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं भारत सरकार में, वो शपथ जो लेते हैं उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। चौथे में मैं बता चुका हूँ, राज्यसभा में सीटों का बंटवारे के बारे में है। और जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो असम राज्य हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनमें जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के लोग हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान अनुसूची छठी में किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचियों से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। छठी अनुसूची से कई बार प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे लिखा गया है नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी। वैसे जो इसकी आंसर की थी उसमें ऑप्शन डी दिया गया था, लेकिन ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो ए तो है पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो रखा गया है संविधान में। और इसमें ये कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 39A में है ये, समान कार्य के लिए समान वेतन। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा, इसका भी उल्लेख संविधान में है अनुच्छेद 42 में, तो ये भी संविधान में है। धर्म की स्वतंत्रता, ये तो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। विश्राम और अवकाश का, इसका नहीं है संविधान में, तो इसलिए ये ऑप्शन सी होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी ए और बी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो हैं वहाँ इनका उल्लेख है, ये तो पता है। और ये मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल यानी वित्तीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल या इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू किया जा सकता है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 60। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यदि हम बात करें तो 3 प्रकार से लगता है आपातकाल। एक तो अनुच्छेद 352, 356, 360, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल या जिसे आर्थिक आपातकाल कहते हैं। तो यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय या आर्थिक स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, और अनुच्छेद 360 में देश के किसी भाग में जब वित्तीय या आर्थिक स्थिरता खतरे में होती तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल लागू कर सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है।
कितने टाइम के अंदर? तो इसका सही जवाब होगा 30 दिन के भीतर। तो 30 दिन के अंदर वो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है यदि वो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो उपभोक्ता अधिनियम एक्ट 1986 ठीक है था और उसी से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे। मुझे लगता है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर ही हमारे हौसले को बुलंद रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी, स्माइली। ओके।